सेटिस्फाई हो रही है? होमवर्क कर रहे हो? जो लेक्चर्स के साथ मटेरियल मिल रहा है उसे करते हो कि नहीं करते हो? पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, बिना प्रैक्टिस करे सिलेक्शन होना संभव नहीं है। खाली थ्योरी लेक्चर पढ़ने से बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर अभी शुरुआत में तो सवाल कम मिल रहे हैं। बेटा धीरे धीरे अपने आप लेवल बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे, सब अपने आप होता जाएगा। जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। अगर हमारी पूरी बात मान लोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आइए बात करते हैं फोर्थ लेक्चर की। कौन से लेक्चर की? फोर्थ लेक्चर की। हाँ सर अभी तक समझ तो आया, लास्ट लेक्चर हमारा अच्छा भी था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा देखते हैं। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ी कि भाई अपन लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, कैसे रिजॉल्व करें वेक्टर्स को। फिर रिजॉल्व करके मैंने एक सिंपल तरीके से उनको ऐड करना भी सिखाया था कि एक्स को एक्स में रिजॉल्व कर लो, वाई में रिजॉल्व कर लो, एक्स को एक्स में जोड़ लो, वाई को वाई में जोड़ लो, हमें किसी लॉ की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर मैंने आपको ट्राइंगल लॉ पढ़ाया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया, पॉलीगन लॉ की भी बेसिक बातें बताई। दोनों पैरेललोग्राम लॉ और अपने ट्राइंगल लॉ से फॉर्मूले भी निकाल के बताए। जो फॉर्मूले अपने देखे होंगे ऐसे थे, जिनका रिजल्टेंट क्या आया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो है कि नहीं? और एक और फॉर्मूला जो डायरेक्शन का आया था वो ऐसा था, याद करो, हमने डायग्राम ऐसे बनाया था, ऐसे ये रेड की बजाय कलर दूसरा ले लेते हैं। लो भाई कौन सा लें, येलो ले लेते हैं, आ जाओ भाई। तो मान लीजिए अपन ऐसे करा था कि अपना ए वेक्टर, ये अपना बी वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ में ये अपन ऐसे करेंगे तो ये अपना सी वेक्टर, यानी कि जो भी अपन ले रहे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर या सी वेक्टर जो भी अपने को मानना है, और ये अपना एंगल अल्फा हुआ करता था। क्या टेन अल्फा को लिया करते थे, क्या लिखते थे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन देता था, ये मैग्नीट्यूड देता था। याद करो मैंने आपको 3 तरीके से वेक्टर को जोड़ना सिखाया था। कैसे सिखाया था? क्या रिजॉल्व करके भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्या ट्राइंगल लॉ से भी जोड़ सकते हैं, क्या पैरेललोग्राम लॉ से भी जोड़ सकते हैं। ध्यान से देखो तो क्या तीनों घूम फिर के एक ही बात है। जो आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, जो ज्यादा पसंद हो, या जो जिस सवाल में जैसे अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ जाएं क्या? पक्की बात? क्या थोड़े से ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर लें क्या? हाँ सर बिल्कुल कर लीजिए। चलो जो अपन ने पढ़ा था उसकी एक आध सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो भाई, अपन जो बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि भाई अपन को पिछले लेक्चर में अपन ने कैसे रिजॉल्व करा। क्यों ना मैं आपको जेई के, अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं भाई। अगर अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को जेई के प्रीवियस ईयर के सवाल भी करने आने चाहिए। तो और आगे बढ़ने से पहले क्यों ना अपन जेई के एक आध सवाल कर लेते हैं। देखो भाई क्या सवाल, लो भाई आगे आपके सामने सवाल, बिल्कुल सिंपल सवाल है। लास्ट लेक्चर से पहले में जो पढ़ाया है उसके पे बेसिक सवाल है। जेई के प्रीवियस ईयर में सवाल आया हुआ है, आप लोग ट्राई कर सकते हो और फटाफट कर सकते हो। कसम उड़ान चलेगी, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत है तुम में। फटाफट पढ़ो, सवाल पीछे दिखाई दे रहा है, कर दो फटाफट, फटाफट कर लो, स्क्रीन को पॉज करो और कर लो फटाफट, फिर मैं बताता हूं। ट्राई कर लिया? चलो भाई, a bird moves from point 1 comma 2 comma 3 from 1 comma minus 2 comma 3, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1 comma minus 2 comma 3। अच्छा, और कौन से पॉइंट तक, 4 comma 2 comma 3। अच्छा सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें सर? अच्छा इस डायरेक्शन में तो मूव करती है कौन, बर्ड, ठीक है, ये तो डायरेक्शन के लिए काम आएगा शायद। अच्छा इसकी मैग्नीट्यूड स्पीड कितनी है, 10। अच्छा, और पूछा है वेलोसिटी वेक्टर। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई वेलोसिटी वेक्टर होता है। अच्छा वेक्टर अगर है तो कैसे ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ वी इंटू वी कैप। हाँ सर ऐसे सिखाया था आपने, बिल्कुल। वी कैप देगा डायरेक्शन, मॉड ऑफ वी क्या है, स्पीड। क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है? हाँ सर, तो ये स्पीड, ये तो 10 पता है। क्या नहीं पता है, वी कैप यानी कि वी की डायरेक्शन। क्या इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो डायरेक्शन है, क्या वो ही बर्ड की भी डायरेक्शन है? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या यहां से वी कैप मिल सकता है? यानी कि अगर मैं ये वेक्टर निकाल लूं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लूं, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और बर्ड की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या सेम है? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो आर कैप क्या लिखा गया, अच्छा आर कैप लिखा गया 4 - 1 3 आई कैप 2 - 2 + 4 जे कैप 3 - 3
प्लस 0 के कैप। ओके, सही बोले सर आप, बिल्कुल सही। हाँ, बढ़िया बात। क्या ये आर वेक्टर की डायरेक्शन वो ही है जो वी की डायरेक्शन है? यानी कि क्या आर कैप और वी कैप क्या सेम है? क्या आर कैप को लिखा जा सकता है आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर? हां सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या आर कैप को लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या यही वी कैप बन गया है? हां सर, बिल्कुल बन गया है। तो क्यों ना अपन इसकी वैल्यू अगर अपन यहां पे लिखें तो ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन कितना? अंडर 5। बिल्कुल सही। क्या मेरे को वी वेक्टर लिखेंगे मॉड ऑफ वी वेक्टर कितना? 10, वेलोसिटी 10 इंटू वी कैप कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन, ध्यान से देखो, अपॉन 5। ये देखो 5 ने 10 को मार दिया, कितना बचा? 6i कैप प्लस 4, 6i कैप प्लस 8j कैप। लो भाई, आंसर आ गया, ये डी। बोलो, बात समझ आई क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो भाई, हो गया। अरे पक्का, देख लो, सोच लो। सिंपल। क्या था? इसके लिए आपको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड भी लिखना आना चाहिए। जेईई में सवाल आया था भाई, क्या अपन कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। बेसिक जो आपने पढ़ाया था वही है। बोलो तो एक और कर दूं? अरे पक्का, अरे सोच लो। चलो एक और करते हैं, आओ जेईई का ही, फटाफट। लो भाई, पढ़ो सवाल, क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेज, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज। सवाल पढ़ो, करो फटाफट, ट्राई कर लो, फटाफट ट्राई कर लो भाई, गड़बड़ नहीं करनी है, कर सकते हो तुम लोग। हाँ भाई, आ जाओ भाई। अच्छा भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई, देखो भाई, चल सवाल पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। मतलब एक फोर्स अगर F है, अच्छा, तो दूसरा 2F है, और इन दोनों के बीच का, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब रिजल्टेंट यहां कहीं होगा। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि लॉजिकली लग रहा है कि 2F कुछ ऐसे होगा, कुछ तो ऐसे, देख, कुछ तो ऐसे। तभी तो रिजल्टेंट इधर आएगा, बीच में तो आएगा रिजल्टेंट। तो ये F और ये 2F, बिल्कुल सही। अब ये 90 डिग्री, हाँ सर, ये अपना रिजल्टेंट, ठीक सर। अब देखो F और 2F के बीच का एंगल कैसे कर सकते हैं? देखो ध्यान से अच्छे से, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला याद कराता हूं जो अपन ने पहले पढ़ा। मैं दो तरीके से, चलो इसको करके बताता हूं। फर्स्ट मेथड देखो, दो तरीके से करके बताता हूं, देखो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। बेसिक फॉर्मूले से चलते हैं। हमें फॉर्मूला सिखाया गया था डायरेक्शन के लिए, क्या? देखो ये F और 2F, ये रिजल्टेंट, ठीक। तुम ध्यान से देखो, तो जब अपन फॉर्म डायग्राम बनाते थे ऐसे, ये A, ये B, और ये ऐसे ऐसे, और ये, तो ये अल्फा हुआ करता था रिजल्टेंट के लिए। ध्यान से देख, इसमें इस वाले सवाल में अल्फा कितना है? सोच के देख, अल्फा कितना है? बोल फटाफट, बोल अल्फा कितना है? 90। हाँ सर, अल्फा तो 90 है सवाल में, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। अच्छा याद कर, इसका फॉर्मूला क्या होता था टेन अल्फा का? मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूं, एक मेथड। टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? याद कर, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? बी साइन थीटा, बी कौन? 2F, तो 2F साइन थीटा, ये पूरा एंगल थीटा मान लिया, मान लो मैंने, अपॉन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए कितना? F प्लस 2F कॉस थीटा। ओके, अल्फा के लिए 90, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। ये वैल्यू 0 के बराबर होने का मतलब F प्लस 2F कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू
-1/2। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। ओ हो, ये वैल्यू -1/2, यानी कि ध्यान से देखो cos थीटा की वैल्यू -12, यानी कि क्या इसे अपन ध्यान से देखें तो ये थीटा की वैल्यू आई 120। कैसे? देखो cos 120 कितना होता है, देखो वापस चेक करो। cos 120 sin 90 + 30, मतलब cos 90 + 30 यानी कि sin 30 माइनस के साथ। बोलो क्लियर है क्या? इसको कैसे लिख सकते हैं cos 120 को? बोलो समझ में आ रहा है? cos 90 + 30, क्लियर? cos 90 + 30 क्या लिखेंगे? माइनस sin 30, sin 30 की वैल्यू -12। सही है बिल्कुल, यानी कि एंगल हो गया 120, आंसर आ गया। ओके, समझ आ गया सर। लो भाई, एक और तरीके से देख लो उसमें क्या है। आपको लगता है सेकंड मेथड देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई तकलीफ नहीं है, 3 तरीके से सिखा चुका हूं। मुझे देखा अच्छा ये ऐसा है। सोचो कि अगर ये 2f और f का रिजल्टेंट इधर है, तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो रिजॉल्व करने से सीखूं तो f तो x में पहले से रिजॉल्व है, 2f को ही रिजॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये एंगल बीटा, ऐसे ही, ठीक है? तो आंसर होगा 90 + बीटा। बोलो क्लियर? अब सोचो, क्या 2f को रिजॉल्व करूं तो इधर आएगा 2f cos बीटा और इधर आएगा 2f sin बीटा। अगर रिजल्टेंट y एक्सिस पे आना है तो क्या x एक्सिस कंपोनेंट कट जाने चाहिए? हाँ सर, तो इधर f है तो इधर क्या 2f sin बीटा है? क्या है? 2f sin बीटा। तो तुम्हें नहीं लगता 2f sin बीटा इक्वल टू f, तभी तो x के कंपोनेंट कटेंगे? हाँ सर, रिजॉल्व करके तो आसानी से हो गया। बस अब क्या था, sin बीटा की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। तो क्या बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो क्या आंसर हो गया 90 + 30 120। जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या 2 तरीके से कर लिया? ऐसे कौन से टफ सवाल आ रहे हैं? अगर अपन ने बेसिक पढ़े हैं तो अपने को कोई तकलीफ नहीं है। अरे क्लियर है क्या? अरे पक्का? एक और बात बताता हूं। क्या? क्या सर? क्या बताओ? वैसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट सुन लेते हैं। एक बार क्या है, जैसे ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करा गया, भाई वेक्टर लॉ को फॉलो करता ही नहीं करता। हमें जनरली ज्ञान फोर्स का होता है तो हम उसको वैसे ही करते हैं। ऐसा समझो, उसके लिए एक सिंपल सा प्रूफ करा गया। कैसे समझा गया कि भाई कितना फोर्स लगाने पे 2 पार्टिकल्स बैलेंस हो जाएंगे, उसको समझाया गया। मान लो कि 2 पुलियां जैसे कि दिखाई दे रहे हैं, 2 मासेस mm लटके हुए हैं। बोलो क्लियर? दिखाई दे रहा है अपने को? ठीक, अपन ने क्या करा, इसके मिडिल से ऐसे फोर्स लगाया और अपन ने फोर्स लगा के एक जगह पे रोक लिया। पहले तो ये सेटअप समझ में आ रहा है, हमने बीच में से फोर्स लगाया। क्या इस यहीं पे तो रुक नहीं जाएंगे अपन, क्या फोर्स को और नीचे लाना पड़ेगा? देखो ऐसे ऐसे दिखाई देगी आपको सिचुएशन, देखो कैसे, ऐसे। बोलो क्लियर? क्या एफ की ऐसी सिचुएशन आई थोड़ा सा नीचे लाने पर, और अपन ने देखा कि इतना फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है। हम कितना फोर्स लगा रहे हैं हमने नाप रहे हैं किसी मेजरमेंट डिवाइस से, आप ऐसे समझो, ठीक है? अब इस समय पर ये मास एम दोनों रुके हुए हैं, यानी कि अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है, अगर ये रुके हुए हैं तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन पक्के से mg है? बिल्कुल सही। तो क्या यहां पे ये फोर्स इधर mg लग रहा है और क्या इधर भी mg लग रहा है? बहुत बेसिक सी ज्ञान है। हालांकि अपन ऐसी बातें एनएलएम में करेंगे, पर छोटी सी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रूफ कराया जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ये वेक्टर लॉ का, आप ऐसा समझें। तो ये mg ऐसे लगे, ऐसे लगे कि नहीं लगे? ऐसे लग गए। ठीक सर, ऐसे लग गए, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। हाँ भाई, और नीचे क्या लग रहा है? फोर्स, जिससे हमने इसको रोक रखा है। तो आप अगर इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो आपको ये पॉइंट ऐसे नजर आएगा कि इधर तो लग गया ऐसे mg, इधर भी लग गया ऐसे mg, ये 2 फोर्स, और नीचे अपना लग गया f। अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है तो ये इक्विलिब्रियम आ गया है। मतलब ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स बराबर होने चाहिए, यानी कि इस mg और इस mg का रिजल्टेंट ऊपर होना चाहिए और वो रिजल्टेंट नीचे के f के बराबर होना चाहिए। और वो f क्या इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा? तो थ्योरेटिकली, मतलब एक्सपेरिमेंटली हमें f पता है, और थ्योरेटिकली क्या आना चाहिए इनका? ये थीटा थीटा अगर एंगल है तो क्या आना चाहिए? ध्यान से देखो, क्या mg का इधर अगर अपन x और y रिजॉल्व करके सिखाता हूं, ध्यान से देखो, रिजॉल्व करके फटाफट फिर से समझो हम वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। हमने इसे mg लगा लिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं रिजल्ट कितना आएगा क्योंकि हमें एंगल पता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली हमें यह भी पता है कि हमने f कितना लगा रखा है। अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं,
वेक्टर लॉ को वेरीफाई करना है। तो इन दोनों का जो वेक्टरली रिजल्टेंट आ रहा है और जो मैं एक्सपेरिमेंटली फोर्स लगा रहा हूं वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर हुए तो क्या जो जिस तरीके से मैं इन दोनों का वेक्टर एडिशन करता हूं क्या वो एक सही बात है? बोलो क्लियर है क्या? बस सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई खास बात नहीं। तो इधर लगा mg, इधर भी लगा mg, रिजॉल्व करके सिखाता हूं। अगर इस mg और इस mg को जोड़ना है तो mg का इधर कंपोनेंट कितना, इधर आएगा mg sin थीटा, क्या इधर भी आएगा mg sin थीटा? अरे हाँ सर बिल्कुल आएगा। क्या ये mg sin थीटा कट जाएगा? इधर कितना आएगा mg cos थीटा, क्या इधर भी आएगा mg cos थीटा? क्या ये mg cos थीटा जुड़ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल जुड़ जाएगा। तो क्या ऊपर आ जाएगा 2mg cos थीटा, कितना आ जाएगा 2mg cos थीटा। और अगर जो मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूं प्रैक्टिकली वो भी अगर 2mg cos थीटा के बराबर है, मतलब क्या फोर्स वेक्टर की तरह जुड़ता है और वो जो हमने वेक्टर लॉ पढ़ा था उसको फॉलो करता है। वही बात अपन ने आगे समझाई। देखो ध्यान से, देखो ये वाली कहानी समझ में आ गई जो अभी पीछे दिखाई दे रही है। अब आगे चल लो, ये देखो mg इधर देखो क्या लगा, फोर्स रिजल्टेंट, क्या वो रिजल्टेंट आया 2mg cos थीटा। क्या मैंने पीछे भी आपको प्रूव करके बताया है, देखो 2mg cos थीटा। ये मेथड मैंने रिजॉल्व से सिखाया है। ये जो स्लाइड में दिखाई दे रहा है क्या ये अपन फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा तो वही, देखो वही आया। तो दोनों तरीके आ गए। क्या प्रैक्टिकली 2mg cos थीटा और f बराबर होना चाहिए? मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या अच्छा लग रहा है क्या? ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। कैसा प्रूफ है? एक्सपेरिमेंटल। दोनों तरीके से दिखा दिया। फिर से देख लो, रिजॉल्व करके भी सिखाया। देखो फिर से एक बार कहानी समझाऊं। क्या करा हमने दो ब्लॉक लिए, पुली लगाई, फोर्स नीचे खींचा, टेंशन लगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है अगर ब्लॉक्स का तो टेंशन लगा mg ऐसे एंगल पे। हमने बोला कि अगर ये वेक्टर हैं तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगे। तो इनका रिजल्टेंट जो ऊपर आया अगर सब कुछ सही है तो वो रिजल्टेंट और मेरे द्वारा असली फोर्स नीचे लगाया गया जो है वो बराबर होना चाहिए। तो क्या ये वेक्टर लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रोसेस इसको माना गया है। हालांकि ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर पढ़ लो तो कोई बुराई नहीं है। बोलो आ गया क्या? अरे क्लियर है क्या? लो भाई पक्का? अरे सोच लो, गारंटीड। चलो अब देखो अपन है ना कुछ और अच्छी बातें, मतलब सही बताऊं तो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं। कौन सा पोर्शन? बिल्कुल थ्योरेटिकल, सिंपल, बिल्कुल सिंपल वेक्टर्स। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है काम की बात थी। अब जो किताबी डेफिनेशंस नहीं होती 11वीं में जो आपकी किताबी डेफिनेशन आती है उसको अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस हैं। फटाफट बोलता हूं, स्लाइड्स बनी हुई है अच्छे से, बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है 11वीं के एग्जाम की तरह, वो अपने को रटनी है, बस दिमाग में रखना है। कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको नहीं आती है, जो आप पढ़ चुके हो वो ही है, बस उनका आप ऐसे समझो कि डेफिनेशन वाइज पढ़ते हैं। सिंपल कैसे? देखो भाई, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। देखो क्या लिखा, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर इक्वल वेक्टर्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, पर क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। क्या इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स तब होगी जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। इसमें एक छोटी सी बात और याद रख लो कि जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि राम दौड़ रहा है, राम की वेलोसिटी है सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप वेलोसिटी। अच्छा, श्याम ने एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया, वो भी 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, इधर लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? नहीं। तो बोलेगा सर डायरेक्शन भी बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर। अरे पर क्वांटिटी तो अलग अलग है। वेलोसिटी और फोर्स को थोड़ी इक्वेट कर सकते हैं, उनको थोड़ी इक्वल बोलते हैं। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही बात सर। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स भी आगे आएगा, वो भी एक ही बात है। ये बात ध्यान में रखनी है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और वो क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी को फोर्स से कंपेयर नहीं करेंगे, फोर्स को मोमेंटम से कंपेयर नहीं करेंगे,
इक्वल वेक्टर्स मतलब तीनों चीजें उसकी सेम है। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर बिल्कुल समझ आई है, मजा आ रहा है, बिल्कुल शानदार जोरदार एकदम। चलो भाई और देखो भाई, लो भाई यही इसने समझाया हुआ है स्लाइड में, ए कैप भी बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, तो ही अपने वेक्टर बराबर होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं बोल रहा हूं कि तीन वेक्टर बराबर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर चलो भाई और छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं देखो भाई, लो भाई क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? कोलिनियर वेक्टर्स। देखो भाई कोलिनियर वेक्टर्स अपन समझते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब जैसे समझो कि ए वेक्टर ऐसे और इसी लाइन पर ये मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा लें कौन सा लें, ये ले लेते हैं। मान लो कि ये ए वेक्टर है, ऐसे ही इसी लाइन पे सेम उसी लाइन पे ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है सेम लाइन पे। तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कहलाएंगे? एक ही लाइन पे होने चाहिए। ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। पर ध्यान से सोचो, ये एक ही लाइन पे है और एक ही लाइन पे अगर है तो क्या डायरेक्शन सेम है? हाँ है। ठीक, तो देखो आगे क्या बात बोली गई, बोला गया कि ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी, लेमडा कहां से आ गया सर, ये क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि ए कैप और बी कैप सेम है? हाँ सर बिल्कुल सेम है, ए कैप और बी कैप। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप। ये डायरेक्शन तो सेम है। क्या मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। क्या मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप? हाँ सर। क्या मैं बी वेक्टर को लिख सकता हूं मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या ए कैप और बी कैप बराबर है? हाँ। क्या ए कैप को लिख सकते हैं ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, और क्या बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इन दोनों को बराबर कर दो क्योंकि दोनों कोलिनियर है तो डायरेक्शन सेम है। हाँ सर ये बात भी आप सही बोल रहे हो। ठीक भाई, तो ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि क्या ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर। सोच के देखो, क्या ये मॉड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर एक कांस्टेंट चीज है या एक फिक्स्ड रेशो है? इसी को इन्होंने लेमडा को ही बोल दिया, वेयर लेमडा इज अ कांस्टेंट, वेयर लेमडा इज अ कांस्टेंट। क्या कहानी समझ आई है? क्या इक्वल वेक्टर क्या होते हैं क्लियर है? पक्के से सोच लो। हाँ सर मजा आ रहा है सर, जोरदार सर। अच्छा क्या हम कोलिनियर वेक्टर भी समझ गए? हाँ सर बिल्कुल मजा आया, जोरदार शानदार एकदम मजेदार। चलो भाई बहुत बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है, 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं पढ़ते जाओ, सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता, पक्के से कह रहा हूं। शुरुआती लेक्चर है, बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई यही है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमें और बहुत टफ चीजें पढ़नी है, पर टफ चीज पढ़ने के लिए बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। बोलो हाँ कि ना? बोलना पड़ेगा भाई, भले कमरे में हो पर बोलना तो पड़ेगा। पहले भी बोल चुका हूं कि अगर सो गए यानी कि कुछ नहीं बोले तो 1 घंटे में सो जाओगे, सोना बिल्कुल नहीं है। और छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखो भाई, अच्छा भाई नल वेक्टर, ये नल वो वाला नहीं है भैया। कौन सा नल तुम्हारे घर में लगा हुआ है जिसे पानी में पानी आता है जिसमें से? ये वाला नल नहीं है, ये वाला तो नहीं समझ रहे तुम। कौन सा वाला सर? ये देखो ऐसा वाला पक्का वाला नल तो नहीं समझ रहे? ये वाला नल नहीं है भाई, ये जो घर में लगा होता है जिससे पानी आता है, ये नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। अरे भाई जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो उसकी क्या दिशा? दिशा से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, दिशाहीन बोल लो या इसकी सारी दिशाएं हैं ऐसा भी बोल लो। नल वेक्टर की जिसका 0 मैग्नीट्यूड, उसकी क्या डायरेक्शन? वो तो पॉइंट है, अब पॉइंट की कहीं पे भी डायरेक्शन मान लो, सभी दिशाएं। क्वांटम फिजिक्स को फॉलो करता होगा शायद ये। सर क्वांटम फिजिक्स क्या है? परेशान मत हो, ऐसे ही टॉपिक फेंक दिया ताकि तुम्हें लगे कि मुझे ज्यादा आता है कि नहीं? लगना भी तो चाहिए, है ना? खैर क्वांटम फिजिक्स हमारे कहीं कोर्सेज में नहीं है, आप आगे अब जाके पढ़ोगे
तो आपको ऐसे फिजिक्स भी पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा। मान लीजिए आप इंजीनियर बन रहे हो तो इंजीनियरिंग फिजिक्स लोगे, या मेडिकल साइंसेज में जा रहे हो तो आप कुछ अलग टॉपिक्स लोगे, तो आपको पढ़ना पड़ सकता है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस आगे बढ़ते हैं। तो क्या नल वेक्टर समझ में आ गया? क्या कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया। अब क्या करें? और देखो सर, को इनिशियल वेक्टर, नाम ही बता रहा है को इनिशियल, जो भाई एक ही जगह से चालू हो, दोनों जो दोनों सेम पॉइंट से चालू हो। लो भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर, ज्यादा पे करूं या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं, मेरे हिसाब से इसमें से ये कोई खास बात नहीं है। को इनिशियल वेक्टर जो दोनों एक ही पॉइंट से चालू हो। अगर 11वीं की किताब पढ़नी है तो नोट्स बना सकते हो, 11th की बेसिक अपन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है स्कूल की तो डेफिनेशंस उतार सकते हो। तो ए बी सी डी सब कैसे वेक्टर्स कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। और देखो भाई, कोप्लेनर वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर अपन बात करें कि भाई जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं ऐसे, ये ऐसे दो उंगलियां देखो, अगर ये दो वेक्टर हैं, इन दो उंगलियों को मैं कैसे भी कर लूं, क्या ये एक ही प्लेन में रहेंगी? सोच लो, है कि नहीं? पहली बात, ऐसे दो, कोप्लेनर का मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको, पहले बात को समझो। अगर अपन ऐसे दो उंगलियां ले ली, दो वेक्टर ले, इसको कैसे भी घुमा लूं, क्या ये एक ही प्लेन में रहेंगी दो लाइनें? कोई भी पेन उठा के देख लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। बोलो क्लियर? हाँ सर। तो अगर आप जिन भी वेक्टर्स को साथ में ले रहे हो वो अगर एक ही प्लेन में आए, जैसे ये एक अलग प्लेन है, 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 अगर आपके वेक्टर्स, मान लीजिए मेरा हाथ एक प्लेन है, सोचो मैं इसमें ऐसे वेक्टर बनाऊं, 1 2 3 4 5, कैसे भी बनाऊं, पर इसी प्लेन में बनाऊं, लाइन इसी प्लेन में होनी चाहिए। मतलब जैसे तुम बोर्ड पे कुछ लिखते हो, बोर्ड पे लिखा है कभी, ये अपनी पेपर शीट पे कुछ लिखते हो, अपनी कॉपी में कुछ लिखते हो, तो एक प्लेन पेपर पे लिखते हो ना, जो भी लिखते हो वो सब प्लेनर है, वो सब क्या है? प्लेनर, को प्लेनर, सिंपल। उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। सर ये फिर नॉन कोप्लेनर क्या हुए? कुछ नहीं, ध्यान समझो। मान ले कि ये मेरी प्लेन है, इसमें ये मेरी उंगली, ये वाली बीच वाली उंगली समझ ले, ये वाली उंगली, ये इसी प्लेन में, ये एक वेक्टर है। हाँ, मान लीजिए मैं एक वेक्टर ऐसे ले लूं, ठीक, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ले लूं, बोल क्या ये मेरे हाथ वाले प्लेन में आ रहा है? नहीं, समझना, ये वाली उंगली, ये वाली उंगली क्या इसी प्लेन में? हाँ, तो ये दोनों कोप्लेनर। मान लो मैं एक और उंगली ऐसे ले लूं, ऐसे, बोलो क्लियर? तो क्या ये उंगली इस प्लेन से बाहर चली गई? तो ये वाली उंगली इस वाले प्लेन में नहीं, तो ये क्या हो गई? ये कोप्लेनर। अब एक और खास बात देखो, आप कोई भी दो वेक्टर ले लो, सिर्फ दो वेक्टर लो, क्या वो कोप्लेनर ही होंगे? क्योंकि कैसे भी बना लो उनको, ऐसे बना लो लोग, क्या इनसे बनने वाला है प्लेन बन गया? हाँ, ऐसे ले लो, क्या फिर प्लेन बन गया? क्या ऐसे ले लो, क्या फिर प्लेन बन गया? पर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे? देखो देखो, मान लो ये दो वेक्टर ले लिए और मैंने तीसरी अपनी ये ले ली, बोलो क्लियर एकदम? बोलो पक्का? सोच लो, चलो एक और पेन ले लेता हूं, लो आ जाओ भाई, ये लो तीसरा। क्या कोई प्लेन ऐसा बना सकते हो तुम जीवन में जो इन तीनों को एक ही प्लेन में ले आए? नहीं सर, नहीं ला सकते। तो ये तीनों वेक्टर कैसे हो गए? ये कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए, आप ऐसा समझो। क्या मेरी बात क्लियर? पर क्या तीन वेक्टर हमेशा नॉन कोप्लेनर हो ऐसा जरूरी है? नहीं। सोचो, मैं ऐसे ऐसे लूं और ऐसा ले, बोलो क्लियर? क्या ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए? हाँ सर आ गए, तो कोप्लेनर हो गए। तो क्या सीखे? दो वेक्टर अगर होंगे तो पक्का कोप्लेनर होंगे। तीन, दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्या कोप्लेनर हो सकते हैं? हाँ, पर क्या वो पक्का कोप्लेनर होंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी। ये कोप्लेनर की प्रॉपर्टीज आप और पढ़ोगे जब आपको प्लेन मिरर पढ़ाएंगे ऑप्टिक्स में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों रे जो अपनी होती है, आपने पढ़ा होगा 10th में, थोड़ा बहुत याद करो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, याद करो, लाई इन द सेम प्लेन, कोप्लेनर होता है, पढ़ा होगा 10th में पक्का। तो क्या सीखे? दो वेक्टर पक्के से कोप्लेनर होंगे, पर दो वेक्टर पक्के से कोप्लेनर होंगे, पर दो या दो से ज्यादा कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्या मेरी बात कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की बात समझ आई है?
यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार आपको। 3 वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। 2 फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्या ये मैंने भी आपको अच्छे से समझाया है? ये किताबी भाषा में लिखा हुआ है। क्या कहानी अच्छे से समझ आई है? इक्वल वेक्टर समझ गए, कोलिनियर वेक्टर समझ गए, कोइनिशियल वेक्टर समझ गए, कोप्लेनर वेक्टर समझ गए। और बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या देखो भाई, पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर, जिनके बीच में एंगल 0 हो। सर 0 एंगल तो सर कोलिनियर में भी था सर, है सर? फिर ये पैरेलल कहां से पैदा हो गया नया? एक डिफरेंस। क्या डिफरेंस? देखो डायग्राम से ही समझ। ए और बी वेक्टर क्या एक लाइन में है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ए और बी एक ही लाइन में, ऐसा कोई कोलिनियर में वो एक ही लाइन पे थे, दैट इज द कंडीशन। ठीक, पर पैरेलल में वो एक ही लाइन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो पैरेलल होने चाहिए, मतलब उनकी किसी भी लाइन को जोड़ो तो डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। उनकी किसी भी दो परपेंडिकुलर पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करो तो उनकी दूरियां बराबर होनी चाहिए। जैसे लाइन देखो दिखाई दे रही है, इन दोनों की दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उन्हें कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो क्या इनके बीच का एंगल 0 है? हाँ है। क्या कोलिनियर के बीच का भी एंगल 0 था? हाँ। तो फिर अंतर क्या था? कोलिनियर में क्या वो एक ही लाइन में थे? पैरेलल में वो एक ही लाइन पर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई है? ऑल्दो मैथ्स में आप लोगों को बहुत पढ़ाया जाएगा, वेक्टर आपके टॉपिक है, वो पीएचडी करा डालेंगे। अभी तो हमें बहुत बेसिक सी डेफिनेशन लिखनी है जो हम लिख रहे हैं। मैथ्स वाले आपके प्राण पी लेंगे वेक्टर पढ़ा पढ़ा के, भगवान जाने क्या क्या पढ़ाएंगे, और जो भी पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, समझ आएगा, चिंता मत करो। तो वेक्टर्स का ज्ञान सिर्फ यही सीमित नहीं है। वेक्टर्स आपके 12th में फिर पढ़ाया जाएगा। कौन पढ़ाएंगे? महानुभव मैथ्स के गणितज्ञ, शानदार, आपको जोरदार पढ़ाएंगे। आप चिंता ही मत करना, मजा आ जाएगा। आप लेक्चर देखना उनके, शानदार। आपको क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? अरे पक्का। चलो, तो वो ज्ञान वहां पे लेंगे। अभी बेसिक बेसिक डेफिनेशन करते हैं। क्या लिखा? तो इनके बीच का एंगल 0 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंगल 0 होगा, एक ही लाइन पे होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, उनके बीच की दूरियां, परपेंडिकुलर पॉइंट उठा लो, उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, पर मैग्नीट्यूड बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे पक्का। और आगे देखो, और क्या पढ़ते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। अरे सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही टाइम पास, फटाफट सुन लो। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हुआ भाई? एंटी पैरेलल, ये अपना ए वेक्टर है, अगर बोलो क्लियर, ये अपना क्या है? ए वेक्टर, सॉरी, ये अगर अपना ए वेक्टर है तो इसके अपोजिट अगर अपन ले लें कोई भी दूसरा वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही थी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है। पर भाई वो कहानी थी ना, कौन सी कहानी? एरो बदला है बस। कौन सी कहानी? क्या ये एक लाइन में होना चाहिए? नहीं। क्या मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए? नहीं। क्या किसी भी 2 परपेंडिकुलर पॉइंट के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए? हाँ। तो फिर अंतर क्या है? सिर्फ एरो का। एक में एरो था ऐसे, एक में एरो था ऐसे, बस। इसे ही क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। पैरेलल में दोनों एक ही तरफ भाग रहे थे, एक में एक इधर भाग रहा है एंटी पैरेलल में, और एक इधर भाग रहा है। क्या पिक्चर क्लियर है? क्या कुछ कुछ बात मेरी समझ आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ आ रही, तो एंटी पैरेलल भी हो गया लोग। नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल में क्या अंतर हो गया? एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी। नेगेटिव वेक्टर, भैया ये अगर मेरा ए वेक्टर है ना, ये मेरा अगर ए वेक्टर, तो इसके बिल्कुल अपोजिट कौन होगा? माइनस ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी पर मैग्नीट्यूड बराबर हो। इसीलिए एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर को साथ में समझाया, डिफरेंस है इनमें। एंटी पैरेलल वेक्टर मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। आप कह सकते हो कि भाई एंटी पैरेलल वेक्टर का स्पेशल केस हो गया कौन? नेगेटिव वेक्टर, जब मैग्नीट्यूड बराबर। क्या पिक्चर एकदम क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? सर मैं कोप्लेनर वेक्टर भी समझ गया, सर मैं इक्वल वेक्टर भी समझ गया, सर मैं कोलिनियर वेक्टर भी समझ गया, सर मैं नल वेक्टर भी समझ गया, सर जीरो वेक्टर भी अच्छे समझ में आया, सर एंटी पैरेलल वेक्टर भी समझ गया, सर पैरेलल वेक्टर भी समझ गया, सर नेगेटिव वेक्टर भी समझ गया। चलो थोड़ी बातें और छोटी छोटी करते हैं। क्या देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, क्या, चलो भाई आगे चलते हैं। और क्या देखो, पीछे आपको दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना अच्छे से, क्या लिख रहा है पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक, if the frame of reference is translated or rotated, the vector does not change, though its component may change.
ये क्या बात हुई? इसको अच्छे से समझना, ये ऐसे किताबों में ऐसे लिखा होता है, बस इससे कुछ समझ नहीं आएगा खास। मैंने आपको एक बात समझाई थी अच्छे से, क्या समझाया था कि अगर ऐसे एक्स एक्सिस हो ऐसे वाई एक्सिस, क्या एक्स और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होना जरूरी है? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या इनको ऐसे टेढ़ा भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब एक बात समझो, मैंने आपको एक कहानी पहले सुनाई थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या सुनाई थी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसको समझते हैं अच्छे से, देखो ध्यान से क्या कहती है। यहां पे बनाता हूं, फील करना थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बोलो क्लियर? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। याद करो, पोजीशन वेक्टर क्या किसी भी पॉइंट की परिस्थिति ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होती थी? हाँ सर। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी एक पॉइंट की परिस्थिति किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में होती थी? हाँ सर। अब समझो, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऐसे ए बी, जो भी मानना है आपको, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो अपना ए बी वेक्टर। अब सोचो कि अगर ये कोई ए बी वेक्टर है, ठीक, अगर मैंने एक्सिस ऐसे ली थी तो ए बी वेक्टर था, अगर मैं एक्सिस ऐसे कर लूं तो? बोलो, सोचो, क्या ये ए बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं सर। वो क्यों चेंज होगा भाई? अगर लड़का इधर दौड़ रहा था, उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने एक्स और वाई ऐसे लिया था कि तुमने एक्स और वाई ऐसे लिया था? वो तो दौड़ रहा है कि नहीं? राम अगर ऐसे चला 2 मीटर तो तुम एक्स और वाई ऐसे लो कि ऐसे लो, उसे क्या मतलब? तुम अपनी फिजिक्स में जैसे समझना समझो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। मतलब अगर मैं अपना ओरिजिन या अपने एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन चेंज करूं तो उससे मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे कोई फर्क नहीं। ध्यान से समझना इस बात। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिसेस। बात कुछ कुछ तो समझ आए। अच्छा पॉइंट है, फिर से ध्यान देना, घर पे सोचना अच्छे से कि और ओरिजिन और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। अब जो इसने बोला, क्या बोला कि कंपोनेंट में फर्क, वो क्या मतलब हुआ? देख, फिर से सुन, ध्यान से समझना। मान लो कि ऐसे ये अपनी एक्स एक्सिस एक और ये वाई एक्सिस, मान लेते हैं कि अपना ऐसे ये अपना ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? ठीक भाई, समझिए, इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं, मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करो कि आप एक्स और वाई एक्सिस ऐसे मत लो, दूसरे कलर से बनाता हूं, लाल ले लो भाई। अब मैंने वाई एक्सिस नहीं ऐसे ले ली, वाई डैश और एक्स डैश ऐसे। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ सर। पर सोचो कि अगर ये एंगल पहले पुरानी एक्सिस से थीटा था, क्या अब ये एंगल अल्फा है? हाँ सर। तो क्या एक्स एक्सिस पे पहले कंपोनेंट क्या आर कॉस थीटा था, अब नई एक्सिस पे क्या आर कॉस अल्फा है? हाँ सर। तो क्या कंपोनेंट बदल गए, पर रिजल्टेंट नहीं बदला? हाँ सर, बिल्कुल सही बोले आप, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात, यही बात इसने यहां पे बोली है। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर से सुने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन कहां माना है और ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस क्या है, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कंपोनेंट लो तो पड़ता है, हाँ। रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बात यहां पर तो ज्यादा नहीं, पर आगे जब अपन अच्छे चैप्टर पढ़ेंगे तो इस बात की इंपॉर्टेंस आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो, ये बात क्लियर। दूसरा पढ़े, दूसरा क्या लिखा है भाई? टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन आर सेम एंड दे रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन बराबर हो और उनकी फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी को वेलोसिटी से, फोर्स को फोर्स से, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से, मोमेंटम को मोमेंटम से। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ भाई। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर बट थ्री वेक्टर्स आर, ये बात भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्या कि भाई दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, पर दो से ज्यादा कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या ये मेरी बात समझ आई? इसमें 2 पॉइंट तो रिवीजन के थे, पर पहला पॉइंट क्या समझ आया? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन? नो। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस? नो। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? अब मेरे से कोई बच्चा पूछ ले कि सर क्या पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन?
पोजीशन वेक्टर अलग बात। पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट की स्थिति किसके रेस्पेक्ट में, बताओ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट। तो ओरिजिन ही हिला दोगे और उसका ओरिएंटेशन ही हिला दोगे तो क्या पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा? वो कहानी अलग है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो पक्का। तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे डिपेंड करता है पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड नहीं करता। अगर भूल गए हो तो मैंने दूसरे लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में अंतर समझाया है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? हाँ सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ में आए। नल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल, पैरेलल, अपन बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर्स की, ये नेगेटिव वेक्टर सब अपन पढ़ चुके। क्या बेसिक डेफिनेशन एकदम क्लियर है? अरे पक्का। और क्या क्या हमने आज पढ़ लिया? हमने क्या वेरिफिकेशन प्रूफ करा, हमने प्रीवियस ईयर के भी कुछ सवाल करे। चलो भाई और आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत बेसिक, शर्म आ रही है पढ़ाने में पर फटाफट फटाफट पढ़ा देता हूं। थोड़े बहुत काम कभी वाले शर्म वाले भी करने चाहिए। किताबों में लिखे होते इसलिए पढ़ाया था, नहीं तो बोलोगे सर ने पढ़ाया ही। हालांकि पढ़ाते हो मुझे शर्म आ रही है। चलो देख लो, पढ़ लो फटाफट। They can be added a plus b is a vector quantity. Here a and b are same physical quantities. अच्छा, इसका क्या मतलब? ये इसने सिंपल बोला कि भाई पहला पॉइंट, यार हम जानते हैं ऐसे बेवकूफ तो तुम नहीं हो, कैसे बताओ? क्या तुम वेलोसिटी को फोर्स में जोड़ दोगे क्या वेक्टर? नहीं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? भैया वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगी, फोर्स में फोर्स ही जुड़ेगा, मोमेंटम में मोमेंटम भी जुड़ेगा। उसने बोला ए प्लस बी वेक्टर, और ए और बी वेक्टर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए। कॉमन सेंस का पॉइंट है, विच इज वेरी अनकॉमन बिटवीन यू। यस और नो? नहीं सर, आप ऐसे ही समझते हो सर हमको हल्के में। इंटेलिजेंट हो गए आजकल हम, दिन भर पढ़ाई करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? सोच लो। अरे पक्का, गारंटीड। चलो बहुत बढ़िया बात। झूठ मत बोलना मेरे से, जिसने झूठ बोलता सिलेक्शन नहीं होता है ना, सही बोलना पड़ेगा। तो ए प्लस बी वेक्टर में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और देख क्या बोला, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये भी कॉमन सेंस ही, हाँ कॉमन सेंस ही, बट फिर भी अपने को बात समझ में आनी चाहिए। ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर। बस क्लियर, सिंपल, कम्यूटेटिव। तीसरी सुनो, अगेन बहुत टाइम पास। देखो, ए प्लस बी को जोड़ो फिर उसमें सी जोड़ो। ए प्लस बी को जोड़ो, उनका जो रिजल्टेंट आए उसमें सी को जोड़ो। ऐसे की बजाय मैं क्या करूं कि मैं बी प्लस सी को जोड़ूं और उसमें उनके रिजल्टेंट को ए से जोड़ लूं। सिर्फ तो एक ही कहानी लगी, एक नहीं लगी, ध्यान सुनना। मैं पहले ए प्लस बी के वेक्टर को जोड़ूं, उसके रिजल्टेंट को सी में जोड़ूं। ठीक, एक कहानी। दूसरी कहानी क्या, मैं बी प्लस सी को जोड़ूं और उनके रिजल्टेंट को ए में जोड़ूं। कहानी सेम है कि अलग अलग? अलग अलग, पर इन कहानी का रिजल्टेंट यानी कि निष्कर्ष एक ही है। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, गारंटीड है कि नहीं? तो रिजल्टेंट सेम है, पक्के से क्लियर है एकदम? हाँ। फिर से सुन, ए प्लस बी को जोड़ू, उनके रिजल्टेंट में सी को जोड़ दूं। दूसरी कहानी, बी प्लस सी को जोड़ू, उनके रिजल्टेंट को ए में जोड़ दूं। ये कहानी सेम है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव समझ गए, एसोसिएटिव समझ गए, बहुत बेसिक बेसिक सी कहानी, बिल्कुल टाइम पास, पहले से आप जानते थे। फिर से उसने बोला ये फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, लॉजिकल है। चलो भाई और देखो, दे कैन बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर लैम्डा बी वेक्टर वेयर लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लॉजिकल है, हम यही तो लिखते हुए आ रहे थे देर से भाई। क्या करते हुए आ रहे थे कि अगर मुझे कोई नया वेक्टर बनाना है, जो कोलिनियर में करके बताया था, कोलिनियर में करके बताया था ना कि बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज या ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज लैम्डा बी वेक्टर, ये वही वाली बात कि अगर डायरेक्शन सेम है तो अपन उनको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर कर एक नया वेक्टर बना सकते हैं। ये वही तो कहानी है कि अगर कोई भी ए वेक्टर लिखते हो तो उसे क्या लिखते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वही तो कहानी है। तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। नया मैग्नीट्यूड लाना हो, नए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, वो लैम्डा बी वेक्टर। क्या बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? अरे सोच लो, अरे पक्का।
चलो भाई, पक्का, गारंटीड, समझ आ गई कहानी? ढंग से फटाफट रिवीजन कर लो इसको तुरंत। देखो एक बार जो अपन ने पढ़ा, अपन आज जो पढ़ा उसको बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में इक्वलिटी ऑफ वेक्टर समझ में आ गया क्या? अरे पक्का। चलो भाई अगला देख लो, अगला अपन ने क्या करा था? कोलिनियर वेक्टर। क्या कोलिनियर वेक्टर एक ही लाइन पे होते हैं? हाँ सर। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस बताया था, क्या क्लियर है? क्या ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर? हाँ सर समझ में आ गया। नल वेक्टर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, रिवीजन हो गया। को इनिशियल वेक्टर जो एक ही जगह से स्टार्ट हो, वो भी बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोप्लेनर वेक्टर, दो कोप्लेनर होना जरूरी है, दो से ज्यादा कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बार बार रिवाइज करा रहा हूं। पैरेलल वेक्टर एंगल जीरो होता है पर एक ही लाइन में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, एंगल जीरो पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है अगर अपन पैरेलल वेक्टर्स की बात करें। उसके बाद अपन ने बात करी एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, दोनों में डिफरेंस बताया था, क्या याद आ रहा है एकदम? एंटी पैरेलल और नेगेटिव में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस बट पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। बोल यस और नो, बोलो क्लियर है क्या? बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन थे। उसके बाद मैंने आपको सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई और लैम्डा बी वेक्टर बताया। क्या आज का लेक्चर बहुत बेसिक था? क्या कहानी एकदम अच्छे से समझ में आई है? अरे सोच लो, कोई खास लेक्चर नहीं था, बिल्कुल याद करने वाला भी था। और मैंने आपको एक तो वेरिफिकेशन प्रूफ बताया और मैंने आपको कुछ जेईई के सवाल कराए। बिल्कुल टफ लेक्चर नहीं था, बहुत बेसिक लेक्चर था। जैसे मैंने बोला आपको याद होना चाहिए। अगला लेक्चर छोड़ मत देना, गारंटीड बोल रहा हूं आपको। अगला लेक्चर किसी किताब का नहीं है, ये मेरे वर्षों का एक्सपीरियंस का है। अगला लेक्चर मैं आपको बताऊंगा, आपको स्लाइड दिखाता हूं क्या आएगी। देखो, वेक्टर की असली फील दिखाई दे रहा है पीछे, ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर। ये इतने वर्षों में जो मैंने सीखा ना कि आगे वेक्टर के सवाल कैसे आते हैं, ये जो कहानी अपन ने इतने दिन सुनी ना, ये कोई वेक्टर की असली फील, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक्सपीरियंस का ज्ञान है। ये मैं आपको रियलिटी में पढ़ाऊंगा कि वेक्टर कैसे सोचा जाता है, कितनी वेराइटी के सवाल बन सकते हैं। विश्वास मान लो, मैं मान रहा हूं कि अगला लेक्चर टफ होगा, पर जिसको बात समझ आ गई ना उसको लगेगा हाँ यार वेक्टर में तो ऐसे ही सवाल बनते हैं। फिर चाहे अपन रिलेटिव पढ़ेंगे, चाहे अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जहां पे भी वेक्टर आएगा आपको लगेगा हाँ भाई वेक्टर में तीन ही टाइप के सवाल होते हैं, चौथे टाइप का तो सवाल होता ही नहीं। बोलो यस और नो, चौथे टाइप का सवाल होता ही। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का। आज का गुरु ज्ञान सिंपल, हाँ ना बोलते रहना है, जब भी पढ़ने बैठो हाथ पांव हिलाते रहने, ताकि आपको नींद ना आए। और सबसे पहले लेक्चर में बताया था 10 मिनट चैलेंज। क्या बताया था 10 मिनट चैलेंज? कि भाई जब भी लगे कि उठना है कम से कम 10 मिनट और पढ़ना है। क्या मेरी बात क्लियर है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मम्मी पापा को कम परेशान करें, भाई बहन से खूब लड़ें और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू, नमस्ते।